जय हिंद एस्पिरेंट्स, गुड आफ्टरनून। शुरुआत करते हैं आज के शॉर्ट टॉपिक की। बीच में एक दो दिन आपको नहीं मिला होगा शॉर्ट वीडियो, थोड़ी व्यस्तता थी तो मैं डिलीवर नहीं कर पा रही थी। बट आज मैंने डिसाइड किया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर आते हैं। आपकी पुरानी परीक्षाओं के तर्ज पर ही ये टॉपिक भी आपके लिए डिजाइन किया गया है। न्यू पीपल हैव टू अटेंड द सेशन विद होल हार्टेडली एंड होल प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऑल बिकॉज कि आपकी परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रश्नों को पूछे जाने की आशंका है और पूछा जाता है। यू पीपल हैव ऑलरेडी नोटिस इन योर एयरफोर्स एग्जाम एंड अर्लियर नेवी एग्जाम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। टॉपिक है आज का आपका भारत रत्न। भारत रत्न 2024 किसको किसको मिला है? दैट हैज बीन डिलीवर्ड इन 2025, बट ये 2024 का किसको किसको मिला है? तो भारत रत्न के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले दूरदर्शिता और दर्शिता दोनों बनानी है हमें कि दिखता कैसा है ये मेडल आपको। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे एक पीपल के पत्ते के आकार का कुछ दिख रहा है जिस पर बीच में भारत रत्न इनग्रेव किया हुआ है। और ये बेस क्या होता है, ये डिजाइन होती क्या है, किस तरीके का किस मेटल पे बनाया जाता है, ये सब आपको डिटेल में इस क्लास में समझाने वाली हूं। तो बने रहिएगा सेशन के अंत तक। थोड़ा सा लंबा जाएगा ये क्योंकि समझाने में थोड़ा समय तो जाता है, वैसे ये कंटेंट मोर देन इनफ है आपके लिए। भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को, किसको किसको? कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, MS स्वामीनाथन जो आपके हरित क्रांति के जनक हैं, और PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, इन 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया है, ऐलान किया है भारत रत्न देने का। इसके साथ ही भारत रत्न पाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब जब अब तो मिल चुका है, 53 संख्या हो गई है। ऐलान किया है का मतलब कि अब दिया जा चुका है। और टोटल भारत रत्न अवॉर्डीज इंडिया में हो गए हैं 53, जो कि आपसे कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है किसी भी पेपर में। तो आप याद रखेंगे। इन 5 व्यक्तियों की फोटो भी आपके पास है, जस्ट टू मेक अ रिमाइंडर, दिमाग में थोड़ा सा याद करने के लिए। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। जिन व्यक्तित्वों को भारत रत्न, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो जिसको दिया गया है, उनमें ऐसा क्या खास था, उन व्यक्तित्वों में ऐसा क्या स्पेशल था कि उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, जिनका जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितझिया में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर बिलोंग्स टू बिहार, बिहारी थे ये, पितझिया में। अब उस गांव का नाम बदलकर इनके नाम पर कर्पूरी ग्राम कर दिया गया है। गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी इनके माता पिता का नाम है, जिनके गोकुल ठाकुर राम दुलारी देवी के सुपुत्र श्री कर्पूरी ठाकुर जी को ये पुरस्कार मिला है, जिनका की निधन अगर हम देखें तो 1988 में ही हो गया था, 17 फरवरी को। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक की उपाधि भी दी गई है। अगर निकनेम्स की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक भी कहा जाता है, क्योंकि वो उतने लोकप्रिय थे, इनकी प्रसिद्धि, इनकी लोकप्रियता थी, जिसकी वजह से इन्हें जनता का नेता के रूप में भी जाना जाता है। 1952 में पहली बार ये सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीते थे। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को 1970-71 और 77 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त है। 1967-68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये डेप्यूटी CM जिसको कहा जाता है। उसके बाद अगर हम इनके उपलब्धियों पर बात करें तो बिहार के पहली बार ये कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में अगर हम किसी को याद करते हैं तो पहले कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर कौन थे? आपके कर्पूरी ठाकुर जी थे। भारत में पहली बार OBC को आरक्षण दिलवाने के लिए जिन्होंने आवाज उठाई और दिलवाया भी। OBC आरक्षण भारत में, बिहार में नहीं, भारत में OBC आरक्षण की बात अगर की जाए तो श्रेय जाता है कर्पूरी ठाकुर जी को। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था इन्होंने, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाने लगा। मुंगेरी लाल सिफारिश के तहत पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी, इनके कहने पर, इनके बात विवाद के बाद। और क्या इनकी उपलब्धि है? तो 1978 में उन्होंने एक भूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसमें OBC, आर्थिक रूप से पिछड़े जो EBC हैं, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास कहेंगे, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, और महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण भी आवंटित किया गया था। अब ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि किसी व्यक्ति विशेष को भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान दिया गया और आपको वो व्यक्ति याद ही नहीं है, तो कम से कम ये तो याद आएगा कि मुख्यमंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, OBC में को स्पेशल कोटा के तहत छूट दिलवाया है, आरक्षण की बात की है इन्होंने, और आरक्षण दिलवाया भी है कितना? 26%। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
ये भारत रत्न पाने वाले 49वें 49th नंबर के, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 17वें, ठीक है, और बिहार से भारत रत्न पाने वाले 5वें व्यक्ति हैं। और तीनों फैक्ट सही बिल्कुल दिमाग में, भारत रत्न पाने वाले 49वें, बिहार से भारत रत्न पाने वाले ये 5वें व्यक्ति हैं, और 17वें व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। अब लाल कृष्ण आडवाणी जी पे बात करेंगे तो ये 50वें व्यक्ति आपके लाल कृष्ण आडवाणी, LK आडवाणी जी हो गए हैं, जिनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, जो कि अब पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया है, वहां पर हुआ था। 1942 में वे RSS से जुड़े थे, आप सभी RSS को अच्छे से जानते होंगे, और 1980 में स्थापित भाजपा के सदस्यों में से एक थे लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के मेंबर भी रहे हैं। इनकी आत्मकथा की किताब का नाम है माय कंट्री, जो कि बार बार पूछा जाता है आपसे पेपर में कि इनकी किताब का क्या नाम है, तो LK आडवाणी जी की पुस्तक का नाम है माय लाइफ, ठीक है, माय कंट्री माय लाइफ, याद रखिएगा पूरा नाम, आधा क्यों पूरा नाम, माय कंट्री माय लाइफ। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा भी की थी। वो अलग बात है कि राम मंदिर तो अभी आप देख ही रहे हो जिन परिस्थितियों में जब बना, बहुत लेटर की इंसिडेंट है आई विल से, बट उन्होंने तब ये पद यात्रा शुरू की थी 1990 में, और उस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 में ये समस्तीपुर बिहार में गिरफ्तार भी किए गए थे। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के चुनाव के लिए भी इन्होंने खुद को उम्मीदवार बताया था, और 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने सेवा भी दिया है भारत देश को। 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे हैं आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये इनकी उपलब्धियां हैं। 2009 में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे, और 2015 में इन्हें पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है, और अब इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है। पद्म विभूषण भी आपका सिविलियन अवार्ड ही है, लेकिन वो हाईएस्ट नहीं है। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण दूसरा नंबर, विभूषण तीसरा, पद्मश्री चौथा, लेकिन सबसे ऊपर भारत रत्न, तो दोनों ही इनको मिल चुका है अब तो, भारत रत्न भी और विभूषण भी। MS स्वामीनाथन को आप लोग हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं, जो कि एक कृषि वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ है, कुछ साल पहले ही मृत्यु हुई है, 2-3 साल पहले। स्वामीनाथन को बहुत सारे रिस्पेक्टेड अवार्ड्स मिले हैं, और बिकॉज इन्होंने हरित क्रांति के लिए जो जी जान से मेहनत किया, और जो एक मीनिंगफुल रिजल्ट हमारे सामने दिखता है हरित क्रांति के रूप में, या हरित क्रांति के क्रांतिकारी के रिजल्ट के रूप में, वो स्वामीनाथन साहब जी के परिणामों का फलस्वरूप है। बात करते हैं अगर, तो इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो कि विज्ञान के फील्ड में दिया जाता है, 1961 में मिला है। रमन मैग्सेसे, जिसको कि एशिया का नोबेल कहा जाता है, 1971 में दिया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में, जो कि विज्ञान के फील्ड में दिया जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन, E=mc², जिन्होंने फॉर्मूला को प्रूव किया था, उनके नाम से है ये पुरस्कार। इसके साथ ही साथ इनको 1967 में पद्मश्री, 72 में पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण 1989 में। एक व्यक्ति इतना ज्ञानी, इतना जानकार और इतना नॉलेजेबल, इतना ज्यादा अचीवमेंट लेने वाला कैसे हो सकता है? भारत के जितने भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, 4 के चारों मिले हुए हैं इनको। तो अगर मतलब आप मन में इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, भाई ये क्लैपिंग बहुत छोटी सी चीज होगी, वेरी मच डिजर्विंग पर्सनालिटी। तो स्वामीनाथन जी को सारे अवार्ड्स मिले हैं। चलते हैं PV नरसिम्हा राव के तरफ। तो इनका जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना, साउथ इंडिया, वारंगल की बात हो रही है, तब हैदराबाद में था। वारंगल जिले के लकनेपल्ली गांव में हुआ था। उस समय हैदराबाद था जब इनका जन्म हुआ था। नाउ आप इसे वारंगल में, तेलंगाना वारंगल जब आप जाओगे वहां पे है ये एसोसिएटेड। पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव है। साउथ इंडियन है, थोड़ा नाम तो कठिन होगा, इसीलिए हम लोग PV नरसिम्हा राव पढ़ते हैं। पिताजी का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुक्माबाई था। 1991 से 96 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग नरसिम्हा राव जी को याद रखते हैं। साथ ही साथ भारत के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया है, भारत देश की सेवा की है। 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में PV नरसिम्हा राव जी याद किए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने उस पोस्ट की गरिमा बढ़ाई थी 71 से 73 तक। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन
नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल का ही फलस्वरूप है या परिणाम है, आप कह सकते हो। ठीक है, मैं मानती हूं सारी बातें आपको याद रहे ना रहे, लेकिन कुछ बातें, इन सारे व्यक्तित्वों की कुछ कुछ चीजें आपको जरूर याद रहेंगी, और सब भूल जाओ तो इतना याद रखना कि सबको भारत रत्न मिला हुआ है। रिसेंटली सबसे रिसेंट भारत रत्न इन्हीं लोगों को मिला हुआ है। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। मेरठ के हैं चरण सिंह जी। इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। चरण सिंह का बर्थडे 23 दिसंबर को। मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। सबसे पहले 1933 में छपरौली से यूपी विधानसभा के लिए चुने जाने वाले ये व्यक्तित्व 1979 से 80 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी रहे हैं। हालांकि कभी संसद नहीं जाने वाला, आपने पढ़ा है जीके में, मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है और यूट्यूब पे भी पढ़ाया है कि उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो अपने कार्यकाल में कभी संसद नहीं गया है। तो हम लोग चौधरी चरण सिंह जी को याद करते हैं। चलती हूं मैं आगे। 1967 से 68 तक एवं दोबारा 70 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ये जाने जाते रहे हैं। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गया चौधरी चरण सिंह। अब कुछ फैक्ट्स हैं आपको भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। 1955 से इसे देय बना दिया गया है और ये कहा गया कि मरणोपरांत, मतलब अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है अपने देश के हित में, तो मृत्यु के बाद भी आपको भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया जा सकता है। ये 1955 में लागू हुआ। आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है, आपने शुरुआत में देखा है। खेल जगत में सबसे पहला भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, सबसे पहला। उसके पहले खेल जगत में भारत रत्न नहीं था। वैज्ञानिकों में बात करें तो सीवी रमन को दिया गया है। रमन इफेक्ट्स की खोज इन्होंने की थी, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। मरने के बाद सबसे पहला भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार हमेशा सफेद रंग के फीते में, वही जो पीपल के पत्ते पर आपने मेडल देखा था, उसी को मतलब उसी में फीते को इन्वॉल्व करके गले में पहनाया जाता है, दिया जाता है। हाथ में, गले में क्या, हाथ में सम्मान दिया जाता है जिस भी तरीके से, लेकिन भारत को ये सफेद रंग के फीते में दिया जाता है। रही होगी धारणा, क्योंकि सफेद रंग शांति का प्रतीक भी माना जाता है और बहुत ही पीस के लिए कंसीडर किया जाता है। तिरंगे का भी एक भाग है सफेद। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम जोड़ सकते हैं। सफेद रंग क्यों दिया गया है फीते को, और भारत रत्न कैसा दिखता है, किस लिए दिया गया, किन किन महान विभूतियों को दिया गया, ये सभी आप याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आने की आशंका है। ऐसे ही सारे अवार्ड्स मैं आपको क्रमवार कराती रहूंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मैनेज कर लेना तुम लोग, दोगुना स्पीड पे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, राधे राधे।